Welcome everybody, welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new chemistry video with a new interesting concept. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत और सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी को। ये भी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का ही टॉपिक है। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? कहा यह जाता है कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम आप लेते हैं। आइसोलेटेड मीन्स अकेला। गैशियस एटम आपने लिया। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। आइसोलेटेड आपने गैशियस एटम लिया, उसका जो वैलेंस शेल है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं आप। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर मैं बात करती हूँ एक एटम की, ठीक है, इसके वैलेंस शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन्स ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मुझे इस अट्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, ये जो अट्रैक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये जो एनर्जी चाहिए इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, सेकंड ग्रुप में ये पाया जाता है, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल जो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 है। 12 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 12 प्रोटॉन्स और 12 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल जो होता है मैग्नीशियम का क्योंकि ये ग्रुप 2 में है, तो आउटर मोस्ट शेल में है जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये हुआ, देखें, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में आ गए 8, कितने हो गए? 10। जो ये अगला शेल आया, तीसरा शेल, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? +738 किलो जूल पर मोल। प्लस का मतलब है कि ये एंडोथर्मिक हुआ रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब की एटम ने, सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो जब हमने 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दी, तो मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और पीछे क्या बचा? Mg+। बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ मैग्नीशियम एटम में से। तो ये जो एनर्जी आई स्टूडेंट्स, ये आती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यकीनन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मैग्नीशियम मेटल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बारी बारी ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा अपने वैलेंस शेल में से। एक इलेक्ट्रॉन तो जी निकल गया मैग्नीशियम में से, पीछे बचा Mg+, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया मैग्नीशियम, यूनिपॉजिटिव आयन आ गया। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो मैग्नीशियम पे आ गया 2+ चार्ज, मतलब कि मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से रिमूव कर दिए। अब मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आई जी +1451 किलो जॉल पर मोल, जिसे कहा जा रहा है जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें, पहले मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। प्रोटॉन्स अभी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव स्टेट में भी 12 प्रोटॉन्स ही हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में हैं, प्रोटॉन्स के साथ तो हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टूडेंट्स
पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अब फिर एक हुआ, तो टोटल कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए मैग्नीशियम के पास। तो ये आ गया जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम देखें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इज़ मच ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस शेल में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो वो पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये तो हमने जनरल कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आता है जी नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जीज इंडेक्स टू मेटालिक करेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि जी आयोनाइजेशन एनर्जीज इंडेक्स टू मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर के साथ अगर इसका रिलेशन देखें तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लो हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि हमें एक एटम में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। क्यों? क्योंकि वो एटम क्या है? मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। तो अगर हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करें जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लो हैं, वो क्या हैं जी? मेटल्स हैं। जैसे कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स आ गए। फिर वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई हैं, वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। जैसे ग्रुप 5A 6A 7A। आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई का क्या मतलब है कि देखिए ग्रुप 5A का जो एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5। तो मुझे बताएं, नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को स्टेबल करेगा? यकीनन नाइट्रोजन चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को स्टेबल कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाली, नॉन मेटालिक नेचर है। तो अगर हम नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं 5A 6A या 7A, इनमें से क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, खुद को स्टेबल करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होती हैं? वेरी हाई। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज इंटरमीडिएट हैं, मतलब ना बहुत हाई हैं ना बहुत लो हैं, तो वो होते हैं मेटलाइड्स। आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, एस्टेटीन, सिलिकॉन, ये सारे क्या हैं? मेटलाइड्स हैं। मतलब ना तो ये ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं, मतलब इनकी इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ भी इन बिटवीन होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। क्लियर है ये पॉइंट? अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो होपफुली आप ये अटैम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट आता है जी पॉइंट, हमने अभी पीछे भी देखा था कि जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा क्यों है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो कहा यह गया कि जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है पॉजिटिवली चार्ज आयन से। क्या ऐसा है कि नहीं? हमने जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ये कहाँ से किया? ऑलरेडी पॉजिटिव आयन से रिमूव किया। तो अब क्या है? पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स को मोर टाइटली उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? आप देखें पहले तो जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब इस फॉर्म में जब पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का राज ज़्यादा है, तो प्रोटॉन्स का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा।
तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। दैट्स वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। और इधर अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम्पल भी मेंशन करोगे मैग्नीशियम की, जो स्टार्ट में मैंने मेंशन की है। क्लियर इज़ दैट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स के जी कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, इसकी अगर हम बात करें तो जी सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉरी एटॉमिक रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एटॉमिक रेडियस ग्रेटर है, एटॉमिक रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, वो न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम होगी। इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन है जी शील्डिंग इफेक्ट। ये भी जाहिर सी बात है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जितना इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जितने इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, उतनी ही न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, मतलब कम एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो शील्डिंग इफेक्ट भी आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन आता है जी प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। ये है जी आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। ज़्यादा खींचेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और लास्ट है जी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, अगर एस ऑर्बिटल, एस शेल, बाहर वाला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, एस सब शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। अगर पी में है तो वो थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है, किस सब शेल के ऑर्बिटल में है। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल पे कि जी हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल, पहले अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप हम कहते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीजेस। अंडरस्टूड है, हमने लास्ट एटॉमिक रेडियाई में भी पढ़ा था, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यकीनन डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वो भी बढ़ रहा है। अगर आप पहले देखें, इस एटम को देखें तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से करीब है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो जब वैलेंस शेल दूर होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से। डिस्टेंस बढ़ेगा तो यकीनन अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस शेल से, अगर जो अट्रैक्शन देखें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, वो क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। शील्डिंग इफेक्ट जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे जैसे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे इनर शेल्स में इजाफा होगा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो दरमियान में प्रेजेंट हैं, अंदर वाले शेल्स में प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस की, और बाहर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अट्रैक्शन कम होगी।
इस अट्रैक्शन में कमी को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हिंड्रेंस काज कर रहे हैं। अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कम हो रही है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और एटॉमिक रेडियाई हमें नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गई, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया एटम का, अट्रैक्शन कम होने की वजह से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें लिथियम है जी, स्टार्ट में हाइड्रोजन से नीचे है जी लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है हाई। लिथियम में अगर देखें तो एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3। पहले शेल में लिथियम के हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही शेल्स हैं लिथियम में, तो दूसरा शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कर तो लेंगे, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से ज़्यादा है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी लिथियम के केस में, हाई। जबकि अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम आपको पता है हालीने की रब से सीजियम हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 6 में। ये मेरा पूरा एक वीडियो लेक्चर भी मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे, जिसमें पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज़ करने की ट्रिक्स बताई हैं, तो वो ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। मज़ीद आपको आसानी होगी इन एलिमेंट्स के, आप कह सकते हो, बिहेवियर को समझने में। तो सीजियम अगर ग्रुप नंबर 6 में है, पीरियड नंबर 6 में है, ग्रुप नंबर 1 में है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल कितने शेल्स हैं, 6 पीरियड में है तो 6 शेल्स हैं। तो मुझे बताएं आसान है या नहीं। कहाँ आपने ये देखिए ना, दूसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और कहाँ आपने 1 शेल, 2 शेल, 3, 4, 5 और छठे शेल में से जाके इलेक्ट्रॉन निकालना है। 6 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दरमियान में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इस शेल से आसान है, इसलिए कम एनर्जी चाहिए होगी सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। समझ आ रही है बात? अब अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का, अगर हम ट्रेंड देखें अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जी अलोंग द पीरियड ये होता है कि शेल्स सेम रहते हैं। ठीक है, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम है। लाइक फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम, उनमें 1 ही शेल है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 शेल्स हैं। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, शेल्स तो सेम है, अगर शेल्स सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट तो तब चेंज होगा ना जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में कमी आएगी या इजाफा होगा। तो जब शेल्स ही सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यकीनन इंक्रीज़ होगा। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ, ये है जी थर्ड पीरियड। अगर मैं सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लूँ, लाइक अगर मैं बात कर लूँ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4, नाइट्रोजन होता है 5, ऑक्सीजन होता है 6। तो अलोंग द पीरियड अगर देखें तो कार्बन के पास भी 2 शेल्स हैं, नाइट्रोजन के पास भी 2 ही शेल्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 ही शेल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही पीरियड में हैं। तो अलोंग द पीरियड जब आप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, एटॉमिक नंबर बढ़ा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं मतलब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, यकीनन बढ़ रहा है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन है जी 2 शेल्स हैं कार्बन के पास,
नाइट्रोजन की बात करूँ, इसके पास भी 2 शेल्स हैं, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर आता है जी 6। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन है जी एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन है जी एटॉमिक नंबर 8। मतलब कार्बन के पास टोटल हैं जी 6 प्रोटॉन्स। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। नाइट्रोजन के पास हैं जी 7 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी 7 हैं, लेकिन अगर आप पर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन देखें तो 7 प्रोटॉन्स की ज़्यादा होगी या 6 प्रोटॉन्स की ज़्यादा होगी? यकीनन 7 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन क्या है? होल्ड ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पे। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखें तो ऑक्सीजन के पास हैं जी 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर आप पर इलेक्ट्रॉन देखें अट्रैक्शन, तो पर इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, होल्ड ज़्यादा है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है अलोंग द पीरियड, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़े हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ा है। और अट्रैक्शन क्या होगी? होल्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगा। अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ हो रहा है तो यकीनन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, देखिए जैसे जैसे अगर साइज़ क्या है, साइज़ कम हो रहा है तो यकीनन साइज़ कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो रहा है अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब कि अगर मैं देखूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे मैं एक ही पीरियड में ये सारे लेफ़्ट टू राइट अगर मैं जाती हूँ तो क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नाइट्रोजन और मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ नाइट्रोजन की निस्बत छोटा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। कार्बन की कम, नाइट्रोजन की क्या है? कार्बन से ज़्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा, और फ्लोरीन की क्या होगी? ऑक्सीजन से ज़्यादा। मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यकीनन अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। दैट्स वाई लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमने ट्रेंड्स पढ़े आयोनाइजेशन एनर्जी के विद इन पीरियोडिक टेबल। होपफुली आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।